नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात सेना के पराक्रम और पराक्रम पर मांगे जा रहे सबूत की। देश में हुए आतंकी हमलों के बाद जब सेना ने आतंकिस्तान को जवाब दिया तो पूरे देश के कलेजे को ठंडक मिली। हमारे शहीद बहादुर तो लौट कर नहीं आ सकते, लेकिन उनके जाने के गम पर आतंकियों के खात्मे की खबर ने बहुत हद तक मरहम का काम किया। लेकिन सियासत गजब है। यूं तो देश से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन जब देश पर सियासत भारी पड़ने लगे तो सवाल पूछना बनता है। सवाल ये, जो लोग पराक्रम का सबूत मांग रहे हैं, क्या उन्हें बूथ जवाब देगा? सेना के सामर्थ्य और पराक्रम पर इस बार जिस नेता ने सवाल उठाए हैं वो राहुल गांधी के करीबी हैं और कांग्रेस के थिंक टैंक माने जाने वाले नेता सैम पित्रोदा हैं। सैम ने सरकार से सवाल पूछा है कि एयर स्ट्राइक में कितने आतंकी मारे गए। विदेशी अखबारों का हवाला देकर वो अपने देश की सेना के पराक्रम पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। If you say 300 people were killed, I need to know that. 8 people come and do something, you don't jump on the entire nation. सियासत की सतह से उफनाते ये बयान हर हिंदुस्तानी का कलेजा चीर रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं भावनाएं, रौंद रहे हैं संवेदनाएं। आखिर अपने देश के खिलाफ दंगल और दुश्मन से ऐसी दिल लगी क्यों? तो इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए और मैं तो कहूंगा कि जनता कांग्रेस वालों को दिखा देगी इलेक्शन के इसमें इस तरह की बयानबाजी देगी तो जो पिछली बार सीट आई थी वो भी नहीं आएगी। सैम पित्रोदा से जाने कितने ही लोग ऐसे इन विपक्षी दलों में पल रहे हैं जिन्हें पता लग गया है कि अब आगामी सरकार भी नरेंद्र मोदी की आनी है और ये लोग पाकिस्तान में ही जाकर पनाह लेंगे, इसलिए पाकिस्तान के पक्ष में ही ये लोग अपने भाव व्यक्त करते हैं। वो लोग इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि ये गलत है, तो उन लोगों को पाकिस्तान की तरफ ही जाना चाहिए और जो लोग इसके पक्ष में है वो हिंदुस्तान में जो है मोदी सरकार का साथ दें। भावनाओं का ये ज्वार, आंखों से उठते अंगारे दुश्मन को तो भस्म करने के लिए काफी है, आतंक का फन कुचलने का मादा रखते हैं। ये वो शक्ति है जो हमारे जांबाज जवानों को सरहद पर जान की बाजी लगाने का हौसला देती है। मगर उस जहरीली सोच का क्या करें जो इस सरजमी पर पनप रही है और देश की भावनाओं को डस रही है। I don't know enough about the attacks. Okay, attacks happen all the time. Attack happened during what was this Mumbai Taj Hotel and Oberoi Hotel. Okay, I mean we could have then reacted and just send our planes, but that's not the right approach, according to me. That's not how you deal with world. Okay, because 8 people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. ये जनाब राहुल गांधी के सलाहकार हैं। इन्हें कांग्रेस का थिंक टैंक भी कहते हैं। राहुल गांधी के सहायक की भूमिका में रहे, मनमोहन सरकार में नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष रहे और अब राहुल गांधी के सलाहकार हैं। यानी कांग्रेस में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां इन्होंने संभाली। तो क्या तब से अब तक कांग्रेस इसी बारूदी सोच से सींची जा रही है? कांग्रेस के जिस नीति नियंता की खुद की सोच ऐसी है, पुलवामा हमले के लिए पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं और सेना के शौर्य के सबूत मांगते हैं। ऐसे नीति नियंता पार्टी के लिए नीतियों का कैसा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे होंगे? If you say 300 people were killed, I need to know that. We all need to know that. If they kill 300, that's okay. All I am saying, can you give me more facts and prove it? That's all. सवाल उठते हैं, आखिर नेताओं की आंख का पानी क्यों सूख गया? शर्मिंदगी की सारी सीमाएं लांघने की ये कैसी आतुरी है? पराक्रम पर ये वज्रपात करके आखिर क्या हाथ आने वाला है? सवालों की इसी धार में वार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। पीएम मोदी ने ऐसे बयानों को शर्मनाक बताया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, विपक्ष सेना पर बार बार सवाल उठाता है। मैं सभी भारतीयों से अपील करता हूं, आप विपक्ष के नेताओं से उनके ऐसे बयानों पर सवाल पूछें। सभी 130 करोड़ भारतीय विपक्ष के नेताओं के ऐसे बयानों को भूलेंगे नहीं। पूरा भारत सेना के साथ खड़ा है। उनका मानना यह है कि यह गलत किया हमने। ये तो दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा, केवल ये पाकिस्तान ने कहा। और उस लाइन को सपोर्ट करने वाले
इस देश में आ जाएं और इस देश में एक राजनीतिक दल के आइडियोलॉग हों, तो इस देश का दुर्भाग्य है। सारी दुनिया भारत के पक्ष में खड़ी है, लेकिन ये कांग्रेस है कि जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। आज इनके बयान हीरो के जैसे दिखाए जाएंगे पाकिस्तान टीवी पर। बीजेपी पित्रोदा के बयान को लेकर हमलावर है, तो कांग्रेस इस पर क्या सफाई दे रही है, आप भी सुनिए। सेना और एयरफोर्स आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य के पीछे छुपकर किसी व्यक्ति विशेष का एक इल्जाम, जो उसका खुद का ओपिनियन है, हमारे दल से उसका कुछ लेना देना नहीं, उसको पकड़कर राजनीति कर रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार की इन परतों पर उनको कोई जवाब ना देना पड़े। कांग्रेस नेता सुरजेवाला इसे निजी बयान देकर विवादों के जिन्न से कांग्रेस का पीछा छुड़ाने में जुटे हैं। मगर सवाल ये कि पित्रोदा राहुल गांधी के सलाहकार हैं, और सिर्फ सलाहकार ही नहीं, गांधी परिवार के बेहद करीबी भी हैं। तो क्या राहुल गांधी को ऐसे बयान पर जवाब नहीं देना चाहिए? राहुल गांधी की ऐसी संवेदनशील मुद्दे पर चुप्पी के क्या मायने निकाले जाएं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस पाकिस्तान डे का जिक्र हो रहा है उसे आप यूं समझिए कि 23 मार्च 1940 का वो दिन था जब लाहौर रेजोल्यूशन पास किया गया था। उसके बाद से पाकिस्तान 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाता है, यानी कि कल। उससे पहले यह बयान आया है। अब यह बयान सिर्फ सैम पित्रोदा का नहीं है। आपको याद होगा कल ही यानी कि होली के दिन एक बयान आया था राम गोपाल यादव का, जो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं। उन्होंने सवाल उठाए थे और पॉलिटिकल साजिश की तरफ इशारा किया था। कहा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अपने लोगों ने ही हमारे जवानों को शहीद कराया हो। इसके पहले बीके हरिप्रसाद, कांग्रेस के नेता इमरान खान और नरेंद्र मोदी के बीच इसे लेकर मैच फिक्सिंग बता चुके हैं। सवाल यह उठ रहा है कि इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं? सेना के शौर्य पराक्रम पर क्यों निशाना साधा जा रहा है? सियासत देश पर हावी क्यों हो रही है? देश सबसे बड़ा है तो फिर सियासी फायदे के लिए देश और देश की सेना के शौर्य को क्यों सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? बहुत से सवाल हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कांग्रेस की तरफ से संगीता शर्मा जी, बीजेपी की तरफ से केजी पाठक साहब, वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये सब भोपाल से हैं। और इसके साथ साथ रायपुर स्टूडियो से हमारे साथ अशोक बजाज जी और विकास तिवारी जी कांग्रेस के नेता हैं, अशोक बजाज जी बीजेपी के नेता हैं। और इसके साथ इंदौर से हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल निखिल दीवान जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं निखिल दीवान जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा कर्नल साहब आपसे है। कर्नल साहब, सबसे पहले जय हिंद। और मेरा आपसे सवाल यह है कि राम गोपाल यादव तब जबकि कल एक बयान देते हैं कि इसमें पॉलिटिकल साजिश हो सकती है, हमारे देश के अपने ही लोग हो सकते हैं जिन्होंने पुलवामा में हमारे जवानों को शहीद कराया। बीके हरिप्रसाद कहते हैं कि मोदी जी और इमरान खान के बीच में ये मैच फिक्सिंग है। आज सैम पित्रोदा कहते हैं कि कितने सैनिक मारे गए ये हमें जानने का हक है, हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि विदेशी मीडिया इस पर बार बार सवाल उठा रही है। मेरा आपसे सवाल है, ये सवाल सरकार से है, सियासत से है, या दरअसल ये सीधा सवाल सेना के शौर्य और पराक्रम पर है? सेना जब कह चुकी है हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, हमला किया, आतंकी मारे गए, तो क्यों नहीं मानते नेता? देखिए साहब, ऐसा है आसिफ साहब कि ये जो पुलवामा हुआ है और इसके बाद में जो एयर स्ट्राइक्स जो हुई है, ये कोई कर्नल साहब एक छोटी सी अपील, छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपना फोन साइलेंट कर लें सर, या उसे बंद कर दें, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे। हाँ जी, हाँ जी। एक आतंकी हमला था और इस हमले को आज सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज भुनाने की कोशिश कर रही है। अब जिम्मेवारी सेना ने अपनी निभा ली है, अब जिम्मेवारी निभाना है मीडिया ने, क्योंकि पॉलिटिकल दंगल अभी शुरू होने वाला है, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लागू हो चुकी है और नेता, अच्छे नेता, बुरे नेता, छुटभैया नेता, ये किसी न किसी तरह से लाइमलाइट में आना चाहते हैं और किसी न किसी के ऊपर कीचड़ उछालना चाहते हैं। ये अगले 2-3 महीनों में मीडिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो इस तरह के नेताओं को के बयान को न कहीं छापे और न कहीं टीवी पे लाए।
बात रही सेना की, सेना ने हमेशा ही अपने दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। सबूत इकट्ठा करना हमारा काम नहीं है। ठीक, एयर चीफ ने भी यही कहा है और हमने भी यही किया है जब भी हम ऑपरेशंस में जाते रहे हैं। क्यों सबूत मांग रहे हैं? अगर आज देश का एक आम नागरिक इन सारे नेताओं से सबूत मांगे कि आप अपना जो अर्निंग है वो देश के सामने खुला रखो, कितने करोड़ों रुपए आपने कमाए हैं, कितने करोड़ों रुपए आपके स्विस बैंक में है, तो ये कभी पलट के जवाब नहीं देंगे। ये बिल्कुल गलत है और इसमें मीडिया की जिम्मेवारी बहुत बड़ी बनती है कि इन नेताओं को न ही इनके इंटरव्यू लिए जाए, न ही प्रेस में इनका आना चाहिए। ये भले वो किसी भी पार्टी के हों, सारे देश को, सारे एक नागरिक को गुमराह करने के लिए आज खड़े हुए हैं। ठीक, एक स्वतंत्र नागरिक जो इंटेलिजेंट है वो अपनी सोच समझ से ही वोट देगा। बाकी जो अनपढ़ हैं वो इन सारे इन्हों से गुमराह होंगे। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। लेकिन देखिए कर्नल साहब, चिंता की बात यह है कि वोट देने का अधिकार देश में सिर्फ पढ़े लिखे और आप जिन इंटेलिजेंट लोगों की बात कर रहे हैं उन्हें नहीं है। वोट देने का अधिकार सबको है, लेकिन जो एक सोच बनाई जा रही है, दरअसल उस सोच पर सवाल खड़ा हो रहा है कि हम सेना और सरकार के प्रति क्या सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मृगेंद्र सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मृगेंद्र सर, पहले हम ये चाहते हैं कि दरअसल लाइन क्लियर हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि विपक्ष बाद में इस बात पर जोर दे कि हम सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, सेना पर नहीं। मैं इसीलिए आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि तब जबकि आप ये कहते हैं कि वाकई 300 आतंकी बालाकोट, चकोटी, मुजफ्फराबाद में मारे गए, क्योंकि विदेशी मीडिया तो कहती है वहां पर नहीं मारे गए, लेकिन सवाल आपको लगता है कि वाकई सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर आप उठा रहे हैं? क्योंकि अगर सेना के मिराज सीमा पार करके एयर स्ट्राइक करने जा रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सिर्फ पेड़ों को निशाना बनाए? ये हमारी इंटेलिजेंस पर सवाल है। जो इनपुट निशाने हमने तय किए ये उस पर सवाल है। देखिए, ये सेना के पराक्रम, सेना की वीरता पर किसी को कोई संदेह नहीं है, ना होना भी चाहिए। ठीक, लेकिन सेना की कार्रवाई पर जो अलग अलग तरह के लोग, विदेशों के मीडिया भी इस पे अपनी टिप्पणी कर रहा है, देश के भी कई बड़े नेता इस पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं कि सबूत देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सेना प्रमुख जो एक बार जब बोल चुके हैं कि हमारा काम, हमने अपना काम कर दिया और सबूत की जरूरत नहीं, तो मैं तो समझता हूं कि ये जो है केवल चुनावी मुद्दा के लिए इस तरह की जो लोग बयान दे रहे हैं कि हमें सेना का चाहिए कि बताएं, सबूत दें, सबूत की वजह से समझता हूं कि ये इस पे राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है। ये सेना का पराक्रम है, सेना का काम है कि अगर कोई भी देश की पर आंख उठा के देखता है तो उसको आंख निकाल लेनी चाहिए। तो सेना अपना काम कर रही है, उस पर राजनीति करना, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, तो मैं इसको उचित नहीं समझता। इससे अपने देश में ही लोगों अलग अलग हो रहे हैं कि सेना पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं इसको किसी भी पार्टी को सेना की कार्रवाई से दूर रहना चाहिए। सेना ने अपना काम किया, उसको कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मैं समझता हूं शायद अगर लोकसभा चुनाव इतना पास नहीं होते और आचार संहिता नहीं होती, जिस तरह से इसको मुद्दा बनाया, ये मुद्दा भी नहीं बनता, क्योंकि सभी दोनों पार्टियां, चाहे जो भी पार्टियां हों, तो जनता से जो उन्होंने वादे किए थे, वादे तो पूरा नहीं कर पाई। अब मुद्दा क्या है, तो नया मुद्दा पकड़ लें ताकि जनता जो हमने वादे किए थे भूल जाए और हम जनता को एक बार फिर गुमराह करके वोट ले लें। इसी में देश की सभी पार्टियां लगी हुई हैं। ठीक, संगीता शर्मा जी और विकास तिवारी जी, रायपुर से विकास तिवारी जी कांग्रेस से, और कांग्रेस में भोपाल से इस वक्त हमारे साथ संगीता शर्मा जी हैं, और दोनों युवा नेता हैं। और तब जबकि अगर हम पर कोई आंख उठाए तो युवाओं का खून खौलता है, उसी लिहाज से मेरे सवाल भी होंगे विकास जी से भी और संगीता जी से भी। संगीता जी, पहला सवाल आपसे है, मेरा सवाल आपसे ये, BK हरिप्रसाद, राम गोपाल यादव, सैम पित्रोदा क्या साबित करना चाहते हैं? आसिफ जी, मैं इनके बयानों पर नहीं जाना चाहती हूं, परंतु आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूं मीडिया में आज क्या चल रहा है। सरकार किस तरीके से क्रेडिट लेना चाह रही है सेना के पराक्रम का, सेना के शौर्य का,
और दूसरे देश को जवाब देने का अगर कोई क्रेडिट ले रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं और उनकी पार्टी ले रही है। और साफ तौर पे चैनलों पर साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इन्हें चुनाव जीतना है, क्योंकि 5 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया और नहीं काम करने की वजह से अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो केवल सेना के पराक्रम का क्रेडिट लेने के लिए मोदी जी बार बार ट्वीट करते हैं, बार बार बातें करते हैं। इन्होंने राफेल पे प्रश्न पूछा, उस पर तो ट्वीट आज तक नहीं किया। बात यहां पर हो रही है कि यदि पूरा क्रेडिट देना चाहिए था तो हमारी एयरफोर्स को देना चाहिए था। इन्होंने तो बड़े बड़े होर्डिंग लगा लिए सेना के पराक्रम पे, अपने फोटो लगा लगाकर इनके नेता उस पर क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं कि ये कहां तक सच है, आप ये बताइए। बिल्कुल गलत तरीका हो रहा है, सरकार को इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हमने पहले ही दिन क्लियर कर दिया था, सभी दलों की जब मीटिंग बुलाई गई थी और कहा गया था कि आप लोग इस पर विचार कीजिए, चर्चा कीजिए। जब इस पर चर्चा की गई तो सभी दलों का एक मत था कि हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। जब हम सरकार और सेना के साथ हैं और ये जो बयान आ रहे हैं, जो सैम पेट्रोडा के और राम गोपाल जी के, इनके जो बयान आ रहे हैं, मैं इन बयानों पर इसलिए भी नहीं जाना चाहती हूं कि ये देश लोकतंत्र का देश है, यहां पर सवाल पूछने का सबको अधिकार है और यदि सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तो सरकार को उसका जवाब भी देना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले ही सवाल में इस बात को क्लियर करने की कोशिश की संगीता जी कि सरकार के जरिए से सेना और उसके पराक्रम, उसके शौर्य पर सवाल ना उठे जो दिख रहा है। संगीता जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, मेरा सवाल उसी पर आपसे है। मेरा पॉइंट आपसे आपने कहा कि पिछले 5 साल के मुद्दे दरकिनार कर दिए गए, सेना के जरिए से बीजेपी सरकार क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो क्यों फिर आप सेना, पराक्रम, शौर्य, स्ट्राइक, सबूतों के चक्कर में पड़े हैं? आप मुद्दों पर रहिए ना। ये इस तरह के बयानों की आवश्यकता क्या है? विपक्ष के नाते जनता आपसे वही सवाल पूछती है, वही चाहती है कि आप मुद्दे उठाएं। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छा कहा आसिफ जी, मैं बहुत आपके प्रश्न से मैं भी खुश हूं, क्योंकि आपने कहा कि हम ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, हमने मुद्दा उठाया, राफेल का जवाब दीजिए, मोदी जी ने आज तक नहीं दिया। हमने सवाल पूछा कि 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दिए, इन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि महंगाई कब कम होगी, इन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि किसानों को राहत कब मिलेगी, इन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। इन्होंने पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सबके दाम बढ़ाए, इसका जवाब इन्होंने आज तक नहीं दिया। काला धन कब आएगा, इसका जवाब नहीं दिया। छोटे व्यापारी परेशान हैं, इन्होंने जो नोटबंदी की उससे इसका जवाब आज तक नहीं दिया। और शौर्य, सेना, इस पर तुरंत ट्वीट आ जाते, 6-6, 7-7 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। तो हमारा तो देश की जनता का, मैं तो आपसे कहना चाहूंगी कि जो हमारे सैनिक हैं उनके परिवार ने एक सवाल किया था कि मोदी जी बताइए कितने से हमारे सैनिकों ने कितने आतंकवादियों को मारा और उनकी गिनती बताइए, तब हमारे कलेजे को चैन मिलेगी, तब हमारा कलेजा ठंडा होगा। मोदी जी आज तक जवाब क्यों नहीं दे पाए? ठीक है संगीता जी, मैं आता हूं आपके पास, कितनी दूसरे राउंड में पूछूंगा मैं आपसे सवाल। विकास जी, मेरा आपसे सवाल है, और चूंकि आप दोनों कांग्रेस से हैं, इसी सवाल को मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूं। विकास जी, मेरा आपसे सवाल है, आप क्यों जानना चाहते हैं कितने आतंकियों की संख्या थी जो मारे गए, जबकि एयर चीफ मार्शल इस पर कह चुके हैं कि हमने वहां शूट आउट किया, हमने वहां पर हमला किया, हमारे टारगेट सेट थे, हमें जानकारी थी 300 आतंकी वहां हैं। अब कितने मारे गए हम वहां गिनने नहीं बैठे हैं। हमारा एक पायलट गया था, कितनी मुश्किल से वापस आया है, और जेनेवा कन्वेंशन का भलाव की चीजें थी तो हमारा प्रभाव वहां पर रहा। आप क्यों चाहते हैं वो संख्या? देखिए, जिनेवा कन्वेंशन के लिए तो आप शुक्रिया करिए आसिफ भाई, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। दूसरी बात आसिफ भाई, ये जो पूछने पछाने की बात और जो आतंकी को 300-250 मारने की बोलने की बात, तो शायद कोई मीडिया उस हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि अमित शाह से ये पूछ सके कि उन्होंने कहां से 250 और 300 के आंकड़े लाए। बड़े गाजा बाजा के साथ उन्होंने बताया कि 300 लोग मारे गए थे। दूसरी बात आसिफ भाई, मैं अब आपकी जानकारी में बताना चाहूंगा, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार तय है और नरेंद्र मोदी जी आजीवन प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उनके कुछ दिन बचे हैं, ये सभी बात समझ ले। जनता के पास जो मुद्दा है वो महंगाई का मुद्दा है, जनता के पास जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। आज जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जनता को मरहम लगाने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है, और निश्चित तौर पे इसका श्रेय एकमात्र व्यक्ति को जाता है, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को। अब इसकी मट्टी पलित कैसे की जाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को खुली चुनौती देता हूं कि सैम पित्रोदा को कांग्रेस पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी बता दे। अगर किसी के साथ घूमना और कोई सवाल पूछना जुर्म है तो बिल्कुल सैम पित्रोदा के ऊपर रसूखा लगना चाहिए, और वही धारा अमित शाह के ऊपर भी लगना चाहिए कि इन्होंने ये सब बातें करके गुमराह करने के बाद क्यों किया।
रही बात, आपके आपने मुझसे पूछा कि नहीं है। क्यों विकास जी आप जानना चाहते संख्या, सुन तो लीजिए। नहीं, मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना में दीजिए ना, फिर आप आगे बढ़िए। मैं आपकी बात सुनने के लिए बैठा हूं। नहीं मैं दे रहा हूं ना। अरे आप सुन तो लीजिए आसिफ भाई, सुन तो लीजिए आप। देखिए, कांग्रेस पार्टी को जो देश के अंदर खलनायक बनाने का काम आरएसएस और भाजपा की जो टीम कर रही है, देश की जनता भली भांति जानती है कि वो, ठीक है, देश की जनता ये भी जानना चाहती है विकास तिवारी जी, पहले सैम पित्रोदा कांग्रेस है कि नहीं है? परिवार बलिदान। अरे सुन तो लीजिए आसिफ भाई, मैं सुन रहा हूं आपको सर। बाकी मेहमान भी सबके पास जाना है। साबित करिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं, राजनीति मत छोड़िए, वो आपका प्रोफेशन है। अरे मैं आपको, आप भाई देखो, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए ना, वही तो बता रहा हूं मैं आपको। सैम पित्रोदा अगर कांग्रेसी होते तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। अब आप अमित शाह से पूछ लीजिए ना कि 250 तो 300 का आंकड़ा कहां से आया। दूसरी सबसे बड़ी बात, शहादत की बात जो की है, जिनके परिवार में लोग शहीद हुए हैं, उनकी बेवाओं ने पूछा कि कितने मारे। आसिफ भाई आप एक बार उनके परिवार जाइए ना। शहीदों की विधवाओं ने पूछा है कि कितने मरे, और वो मरे हैं तो उनको दिखाया जाए। विकास जी मैं आता हूं आपके पास। पार्टी ने नहीं पूछा, आप हमसे पूछते हैं। नहीं विकास जी मैं आता हूं आपके पास। जी। मेरा अगला सवाल अशोक बजाज जी से। अशोक बजाज जी, सर एक सवाल जरूर उठेगा, और चूंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हर पक्ष को हम रखते हैं, हर पक्ष से सवाल होते हैं। एक सवाल जो बड़ा वाजिब है वो ये कि सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जरूर कहा कि हमारा काम टारगेट को हिट करना है, शव गिनना नहीं है, और हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि दोबारा वहां जाकर जहां हमने हमला किया है वहां गिनने बैठे कि कितने लोग वहां मारे गए। लेकिन जब सेना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारे गए आतंकियों की संख्या नहीं बताती है, तो बतौर एक पार्टी अध्यक्ष आप कैसे संख्या साबित कर सकते हैं? और यह अगर चुनावी माइलेज लेने की कोशिश नहीं है तो फिर क्या है? देखिए, ऐसा है, राजनीति अपनी जगह है और राजनीति से बड़ा है देश। इस देश को कमजोर करने की कोशिश जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कर रही है, सबूत मांग रही है कितने आतंकवादी मरे, यानी सेना के मनोबल को गिराने का भरसक प्रयास। अशोक जी, जो सबूत मांगे गए उस पर मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैंने आपसे कहा शुरुआत आपने की, अगर ये संख्या आपकी तरफ से नहीं दी गई होती तो आतंकियों की संख्या पर सवाल भी नहीं उठते। आपने शुरुआत की कि 250 से 300 आतंकी मारे गए। आप कैसे सेना ने देखिए, सेना ने स्ट्राइक किया विकास जी, और हमने अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए अगर वो संख्या बताई है ना कि भाई इतने मरे, 10 मरे, 20 मरे, 100 मरे, 300 मरे, इससे किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? कांग्रेस क्यों इस पर रोना रो रही है? सर सेना के शौर्य पर आपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए देश के सामने ये संख्या रखी, आप ये बोल रहे हैं बजाज साहब? ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है जी। ये तो खुद बोले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि सेना के लिए इन्होंने जो बयान दिया, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, 10 मरे, 20 मरे, 300 मरे। अब इससे बड़ी बात राष्ट्रीय चैनल में आप बताइए। मैं लौट रहा हूं इस पर। ये बहुत बड़ी बात अशोक बजाज साहब आपने कही है। मैं इसी पर सवाल पूछूंगा आपसे। छोटे से ब्रेक के लिए मजबूरी है सर, 1 मिनट, छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा। ब्रेक के बाद ये सवाल जरूर उठेगा। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। आज आपकी आवाज में मुद्दा है सेना, उसके शौर्य, उसके पराक्रम पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, या फिर सेना के शौर्य और पराक्रम का क्या राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश सियासी दल कर रहे हैं, जिसके जवाब में इस तरह की बातें की जा रही हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। रिटायर्ड कर्नल निखिल दीवान जी हमारे साथ हैं, विकास तिवारी जी कांग्रेस के, इसके साथ साथ अशोक बजाज जी बीजेपी के, इसके साथ ही केजी पाठक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत करता हूं आपका सर। और इसके साथ साथ संगीता शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, और सुरेश शर्मा जी अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। अशोक बजाज जी, ब्रेक से पहले मैंने वादा किया था मैं आप ही के पास आऊंगा, और मैं अपने वादे के अनुरूप एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। आप अपने कार्यकर्ता के पास आऊंगा, और मैं अपने वादे के अनुरूप एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। आप अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए टारगेट तय कीजिए। आप ये तय कीजिए कि 543 सीटों में से हम 600 सीटें जीतेंगे। आप ये तय कीजिए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अगर से अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए सेना के पराक्रम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और वो संख्या बता रहे हैं जिस पर कोई अभी तक सेना ने अपडेट नहीं दिया, तो सर ये सवाल आप पर क्यों नहीं उठेगा? देखिए, ये भाव ये था
कि हमने पुलवामा अटैक का बदला भारत की सेना ने अच्छी तरह ले लिया, हमने अपने दुश्मनों से मुकाबला कर लिया, ये बताने का भाव था। और इसमें अगर इनको आपत्ति है, सैम पित्रोदा जी अगर आज सबूत मांग रहे हैं तो ये देश का और देश की सेना का एक प्रकार से अपमान नहीं है तो क्या है ये? विकास तिवारी जी कर रहे हैं, सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। विकास तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी सेना का मनोबल बढ़ा रही है। ठीक है अशोक जी, और इनको लगता है कि हम इसमें श्रेय लेना चाह रहे हैं, इसमें कोई राजनीतिक लाभ वाली बात नहीं। मैं आता हूं सर आपके पास, राजनीति अशोक जी देश से बड़ा नहीं हो सकता। अशोक जी, कोई देश से बड़ा नहीं, आप बड़े नहीं, मैं बड़ा नहीं हूं, कोई सियासी दल बड़ा नहीं, देश सबसे बड़ा है। मैं आ रहा हूं आपके पास अशोक जी। विकास तिवारी जी, आप युवा नेता हैं, कांग्रेस पार्टी में आपका कद बहुत ऊंचा हो, आप बहुत तरक्की करें, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये सर, मैंने ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस की वेबसाइट खोली है सर, ये इसमें आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस डिपार्टमेंट का जो सेल का हिस्सा है उस पर सैम पित्रोदा की फोटो लगी है। आप सर्च कर लीजिए अभी या इस डिबेट के बाद। लिखा है चेयरमैन श्री सैम पित्रोदा, सेक्रेटरी एआईसीसी श्री हिमांशु व्यास। पता दिया गया 24 अकबर रोड नई दिल्ली, ये पता दिया गया और आपकी ये ऑफिशियल साइट है। और आप कहते हैं वो कांग्रेसी नहीं है, एक गैर कांग्रेसी को आपने ओवरसीज कांग्रेस डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया। मैं नहीं चाहता आप राजनीति छोड़ें, लेकिन आप मान लीजिए कि वो कांग्रेसी हैं और उनका बयान ठीक नहीं है। जी जी जी, मैं भी चाहता हूं कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार बने और जुमलों का दौर चल रहा है तो जुमलों में इसको ले ले। दूसरी बात, आपने जिस मेहनत से सैम पित्रोदा को खोजा, तो मेरा फिर निवेदन है आपसे कि अमित शाह ने जो 250 से 300 के आंकड़े दिए वो एक हिम्मत जुटा के कोई तो बता दे। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या 1 रैंक 1 पेंशन लागू हो गया? और सेना के आजादी के बाद सेना के जवान अपने पैसों से वर्दी ले रहे हैं, यह भी फैसला नरेंद्र मोदी जी ने लिया। लेकिन कोई भी मीडिया हाउस इस पर बोलने की जरूरत तो मैं नहीं समझता कि मोदी जी को कर पाए। रही बात, आपने जो कहा कि कांग्रेस पार्टी के सैम पित्रोदा है, होंगे, और अगर सवाल पूछा है तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे आंकड़ों के सही जवाब देना चाहिए। क्या सवाल पूछना पाप है? और सेना के साहस के ऊपर तो कांग्रेस पार्टी ने आज तक सवाल नहीं पूछा। यह कहां से कोलैबोरेशन किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी शौर्य और अदम्य साहस की बात कर रही है? प्रियंका गांधी जी उन शहीद परिवारों के घर गई, राहुल गांधी जी उन शहीद परिवारों के घर गए, इनके खुद के परिवार में शहादत हुई है। तो आरएसएस और भाजपा जो ये कांग्रेस पार्टी को सेना के विरोधी बताना चाह रहे हैं, ये मैं आप मान के चलिए, 10 सेकंड का और मैं समय लूंगा। विधानसभा चुनाव के भी पहले इसी प्रकार का वातावरण बनाया गया था और यह माननीय जनता जनार्दन है कि 3 राज्यों में मोदी सरकार सहित भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को उखाड़ कर फेंक दी। निश्चित फिर कह रहा हूं मैं, लोकसभा का भी चुनाव नरेंद्र मोदी जी बहुत बुरी कदर से हारेंगे। मैं आपके पास आता हूं। रिटायर्ड कर्नल निखिल दीवान जी इस वक्त इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए, उसके बाद मैं केपी पाठक साहब के पास आऊंगा, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। कर्नल साहब, देखिए चीजें दोनों तरफ से हैं। सेना ने कार्रवाई की, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने कहीं नहीं किया कि हमने टारगेट हिट किया, उसमें इतने लोग मारे गए। हालांकि एक अपडेट दर्शकों को हम जरूर दे दें, सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही कि बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद के वो इलाके जहां मिराज ने बम गिराए थे, 1000 किलो बम गिराए थे, उस इलाके को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए भी और अपनी पाकिस्तान मीडिया के लिए भी पाकिस्तान आर्मी ने उस इलाके को बंद कर दिया है। खबर यह भी है कि वहां आतंकियों के शव पड़े पड़े सड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि उनके घर वाले शवों की मांग कर रहे हैं, शव उन्हें दे नहीं सकते, उनकी मर्जी के बिना वहां दफना नहीं सकते। बड़ी पशुपेश की स्थिति में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार वहां पर है। ये एक अपडेट देना इस मामले में जरूरी था, लेकिन इस अपडेट में भी हम ये बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि वहां कितने आतंकी मारे गए, क्योंकि इसकी कोई पुष्ट जानकारी हमारे पास नहीं है और गैर पुष्ट जानकारियों पर हम न चर्चा करते हैं न खबर सुनाते हैं। मैं कर्नल साहब आपके पास आ रहा हूं, रिटायर्ड कर्नल निखिल दीवान जी। सर, जब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सिर्फ यह बताया कि हमने टारगेट हिट किया, हमने एलओसी क्रॉस की, हमने जाकर आतंकिस्तान पर कार्रवाई की, कोई संख्या का जिक्र वहां नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद बीजेपी की तरफ से संख्या दी गई और अब शायद उस हड़बड़ाहट में कि चुनावी माइलेज कहीं बीजेपी ना ले जाए, कांग्रेस की तरफ से आपा खो दिया जा रहा है। ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसका कितना भीषण नतीजे हो सकते हैं, यह शायद पार्टी को अभी तक एहसास भी नहीं हो रहा है इसका। विधानसभा में आ चुका है भीषण नतीजा।
आसिफ साहब, मेरा आपसे एक निवेदन है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बुद्धिजीवियों को बुलाकर डिस्कस करना चाहिए, न कि जो लोग हर चीज़ में अपनी रोटियां सेक रहे हैं उन्हें बुलाना चाहिए। मैं किसी एक पार्टी के खिलाफ या किसी के फॉर में नहीं बोल रहा हूं, पर मैं ये चाहता हूं कि इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं बुद्धिजीवी लोग ही डिस्कस करना चाहिए, जिससे कि एक आम जनता तक सही मैसेज बाकी पहुंचे। मेहमानों को सर आपके इस बयान पर आपत्ति हो सकती है। मैं चाहता हूं सर आप इसे बार-बार ना दोहराइए। इसमें अगर हम देखें आप अपनी बात कि अगर सेना सिर्फ सबूत ही लेते रह जाएगी, सही बात, सेना का काम नहीं है सबूत लेना और नहीं किसी के सामने रखना, ये प्लीज आप अंडरस्टैंड कीजिए। सारे लोगों से मेरा निवेदन है कि इस तरह से आप जो क्वेश्चंस उठा रहे हैं, क्या आपने कभी ऑपरेशंस में पार्ट लिया है? अगर आप अपने आप को इतना स्ट्रांग समझते हैं, आपके पास में इतने लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भले किसी भी पार्टी के हो, आप उन्हें एलओसी पे ले जाके बिठाइए, 2 गोलियां चलाने के लिए बोलिए, मैं देखता हूं, मैं चैलेंज देता हूं कि कौन उसमें से भाग के आएगा और कौन वहां पर रह के लड़ाई लड़ सकता है। आज बात यह भी हो रही थी कि पैलेशियल होम्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस खुद ही अपनी सेना के खिलाफ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के खिलाफ बोल रहा हूं मैं, कि उन्होंने हमारी सेना, अपनी भारतवर्ष की सेना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाई है। मतलब आप सेना को कहां ले जाकर खड़ा करना चाहते हैं? पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप वाकई में देशभक्त हैं, क्या वाकई में आप देश को प्रेम करते हैं, क्या वाकई में आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? आज अगर एक मैं एग्जांपल देना चाहूं कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है यूएस में, इंडियन ओरिजिन की लेडी हैं, उनका जो बयान चल रहा है वो इतना रिस्पेक्टफुल है अमेरिकन सेनाओं के लिए, उसको देख के बिल्कुल एकदम ऐसा लगा कि ये लेडी हमारे यहां क्यों नहीं प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। आज मैं ये देख रहा हूं कि हर कोई सिर्फ कीचड़ उछालने के लिए ही बैठा हुआ है, और उसमें 10 सेकंड सारे के सारे मीडिया चैनल्स भी उन लोग को आगे आगे बढ़ावा देते जा रहे हैं। नहीं सर, इसीलिए हमने ये डिबेट रखी कि सही पिक्चर बिल्कुल नहीं आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, चीजें एकदम साफ हो। मैं आ रहा हूं कर्नल साहब के पास। विकास जी, मैं आपको कह रहा हूं सर, बार बार मैं आपके पास आऊंगा, मुझे ठीक नहीं लगता बार बार आपको ऐसे टोकना। आप एक मिनट रुकिए सर, आपकी बारी आएगी, मैं आऊंगा आपके पास। केजी पाठक साहब, मुझे बताइए कि जब देश लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, देश में सड़क, पानी, बिजली तमाम समेत मुद्दे हैं, 2014 में जो आपने वादे किए वो अभी भी बाकी हैं, उन पर काम करना अभी भी बाकी है, फिर क्यों आपने चुनाव से पहले उन तमाम मुद्दों को छोड़कर आपने एक मुद्दा पकड़ लिया है, उस पर सारी राजनीति हो रही है? क्यों नहीं आप बात करते कि आपने क्या दावा किया था और क्या पूरा किया, जनता को क्या देने का वादा किया था और उसके हाथ में क्या मिला? आप छोड़िए ना कांग्रेस क्या कहती है, आप अपनी बात रखिए। देखिए, पुलवामा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में जनता के हित के लिए, देश की भलाई के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं और जनता उनके कामों को सराह रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी की पीठ थपथपा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलवामा जैसी महत्वपूर्ण अटैक, मतलब उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, उसको कोई छोड़ नहीं सकता, और उसके बाद जब सेना वहां पर पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप चल रहे हैं उनको नष्ट करने का काम कर रही है, तो जिस प्रकार से देश के अंदर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा सेना की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया जाता है, उससे जरूर देश की जनता और देश की सेना और देश की भावना आहत हुई है। एक बड़ा स्पष्ट अंतर हमें देखने को मिलता है। छोटा सवाल, बहुत छोटा सवाल, जहां एक और सर वो सवाल जो बच्चा पूछेगा, कोई बच्चा भी पूछ सकता है, वो सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। पाठक साहब, मुझे बताइए, आपको नहीं लगता कि देश का आम आदमी इतना समझदार है कि अगर केंद्र में सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पुलवामा में हम पर आतंकी हमला हुआ, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, तो क्या सरकार किसकी है, प्रधानमंत्री कौन है, ये जनता नहीं जानती क्या? आपको इस बात का ढोल पीटने की क्या आवश्यकता है कि हम हैं और हमने ये कर दिखाया? देखिए, इतना बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आज देश की सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो वह सेना का मनोबल बढ़ाए, दूसरा देश के नागरिकों का भी मनोबल बढ़ाए। जिस तरीके से भारतीय सेना ने करीब 48 साल बाद पाकिस्तान के बाउंड्री में घुसकर पाकिस्तान में जाकर आतंकी शिविरों को नष्ट करने का काम किया है, देश की सेना के लिए गर्व का विषय है और देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। आज पूरा वैश्विक समर्थन, दुनिया के सभी देश भारत के साथ आकर खड़े हुए पाकिस्तान को लज्जा भरी भाषा के तौर पर संदेश भेज रहे हैं कि आतंकवादियों पर लगाम दो,
आतंकवादी जो मसूद अजहर है उसको वैश्विक आतंकी घोषित करो। वहीं दूसरी ओर भारत के ही नेता पाकिस्तान का मनोबल बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं। दुनिया के सभी देश भारत को मनोबल बढ़ा रहे हैं और भारत के नेता पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा रहे हैं। यह आज अंतर देश देख रहा है। जिस प्रकार से देश तो बहुत कुछ देख रहा है आजकल, ऐसी ऐसी चीजें देख रहा है जो पहले उसने कभी देखी नहीं, और पता नहीं वो देख भी पाएगा कि आगे नहीं देख पाएगा। मैं आ रहा हूँ पाठक साहब आपके पास, पाठक साहब आ रहा हूँ आपके पास। पाठक साहब एक मिनट रुकिए ना सर, बाकी लोग भी हैं हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। सुरेश जी मैं बहुत स्वागत करता हूँ आपका डिबेट पे। सुरेश जी, कर्नल साहब आता हूं आपके पास में। सुरेश शर्मा जी, मेरा आपसे एक सवाल है और मैं जनता के प्रतिनिधि के तौर पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप चूंकि जनता की नब्ज जानते हैं, चीजों को समझते हैं, जनता क्या सोचती है ये भी समझते हैं। सुरेश शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है, देखिए असल मुद्दे गायब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको लगता है कि सियासी जो मुद्दा बना दिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, उसमें सियासी दल सोच तो रहे हैं, लेकिन क्या वाकई वो इसमें पॉलिटिकल माइलेज, सियासी माइलेज लेने में कामयाब हो रहे हैं, या जनता देख रही है कि हमारे मुद्दों का जिक्र नहीं है? अगर फिक्र है तो वो इस बात की कि राष्ट्रवाद के नाम पर हम कैसे वोट बटोरें, और इन्होंने राष्ट्रवाद किया है कि नहीं किया, इस पर सवाल उठाकर हम कैसे वोट बटोरें। देखिए, ये आपने जो मुद्दा उठाया है ये बहुत ही सही और वाजिब सवाल है, क्योंकि विपक्ष का काम ये होता है कि सरकार के वादे जो थे 5 साल पहले, उनको कितना उनने एग्जीक्यूट किया और कितना नहीं किया, उसको घेर कर लाने का काम विपक्ष का है। लेकिन विपक्ष उस दिशा में जाने की बजाय सरकार के जो क्षेत्र है उसी की पिच पर जाकर के खेलने का प्रयास कर रहा है। यदि मोदी सरकार को बेनिफिट राजनीतिक ये दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रवाद का एक जो है वातावरण निर्मित किया जाए, सेना ने जो शौर्य दिखाया है उसका राजनीतिक लाभ लिया जाए, तो विपक्ष को उसको छोड़ करके उस पर कम बोलते हुए उन विषयों को ज्यादा उठाना चाहिए जो विषय जनता के विषय हैं और जनता की भागीदारी विपक्ष के साथ हो सके, ऐसे विषय उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो स्थिति उल्टी दिखाई दे रही है। जो गेम जो है भाजपा खेलना चाहती है, उसी गेम की हिस्सेदारी या ताश फेंकने का काम विपक्ष कर रहा है। और उसके अंदर भी कहीं कहीं ये संदेश जा रहा है कि जिस राष्ट्र भावना की बात, जिस राष्ट्र प्रेम की बात जो है सरकार की तरफ से उठ रही है या राष्ट्रवाद की बात उठ रही है, सरकार उसके विपरीत, विपक्ष उसके विपरीत खड़ा दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जो है वो मूल मुद्दों को लेकर के आए। हम मीडिया के लोग भी ये चाहते हैं कि जिन विषयों पर वास्तव में देश जो है जिसको चलना चाहिए था, उसको उस मुद्दों की तरफ ले जाना चाहिए। ठीक है, सवाल ऐसे होते हैं तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या सियासी दल अपना काम कर रहे हैं? मैं आता हूं आपके पास। संगीता शर्मा जी, आपसे मेरा एक सवाल है। विकास जी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं सर, मैं आपके पास आऊंगा, आप बारी का इंतजार कीजिए प्लीज, अपने पॉइंट्स लिख लीजिए सर, मैं आऊंगा आपके पास। संगीता जी, मेरा आपसे एक सवाल है। संगीता जी, इसका मतलब यू आर ट्रैप्ड, एक अंबुश है और उस अंबुश में आप फंस गए हैं। एक सियासी दल के नाते मुझे बताइए कि आपके बड़े नेता कहां आपको नजर आ रहे हैं कि वो कोई सिलेंडर उठाकर सड़कों पर निकल रहे हो? आपके बड़े नेता दिल्ली में या रायपुर में मुझे बताइए कि कहां नजर आ रहा है कि वो 2 करोड़ रोजगार ना मिलने वाले बेरोजगारों के साथ कहीं रैली निकाल रहे हैं, जबकि आप यही बात कहते हैं कि यही स्मृति ईरानी, दूसरे नेता सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठते थे, तो उस वक्त ये विपक्ष में थे, अपनी भूमिका निभा रहे थे। आप क्यों इस तरह की बयानबाजियों में फंस रहे हैं? ये एक सियासी अंबुश है जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं सुरेंद्र शर्मा जी भी, और आप दरअसल उसी पिच पर खेल रहे हैं जो पिच बीजेपी सेट कर रही है, ये आरोप लग रहे हैं। आसिफ जी, हमने पहले भी आपको कहा कि हम ये सारे सवाल सरकार से पूछ रहे हैं, सरकार इन पर जवाब नहीं दे रही है। जब राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी एक बार 15 मिनट मेरे पास बैठ जाइए, नहीं, बिल्कुल हम पूछ रहे हैं। हम राफेल पे 1000 सवाल पूछ लिए राहुल गांधी जी ने, एक का भी जवाब मोदी जी ने ट्वीट करके भी नहीं दिया। तो हमारा तो यही है कि 527 करोड़ जो उन्होंने बताया और 1627 करोड़ में खरीदा, तो ये इतना डिफरेंस क्यों आया? इसका छोटा सा जवाब हमें दे दीजिए। राफेल का जवाब आज तक नहीं दे पा रहे हैं। हम किसानों के लिए बात कर रहे हैं, उसका नहीं दे पा रहे हैं। और हमने सिर्फ अपना एक काम किया कि हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनी, हमने अपने वचन पत्र को पूरा करके इनको जवाब दिया है, और यही जवाब हमने देके ये सेना के मनोबल की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेना के मनोबल को बढ़ाने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किया है। उन्होंने कहा है कि जो सैनिक शहीद हुए उनके गांव में उनका स्मारक बनाया जाएगा, तो ये सेना का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया गया है। इसके पूर्व की सरकार ने क्या किया था, मोदी जी ने क्या किया है? सैनिकों का जो बजट जाता था उसमें भी इन्होंने कमी कर दी है। तो हम उस पर नहीं जाना चाहते, हम जाना चाहते हैं कि इन्होंने 2014 में जो घोषणा पत्र जारी किया था
वो आज तक पूरा क्यों नहीं किया? ये हमारा विपक्ष का सवाल है। और इस पर जवाब नहीं देकर 6 से 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है एक ही दिन में। छोटे से बयान पर 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके बड़े बड़े इसलिए तो मैं कह रहा हूं मैम कि जब पक्ष इतना जोर दे रहा है तो विपक्ष के नाते आप अपने मुद्दे तय कीजिए, और ये कम से कम नजर आना चाहिए कि आप सवाल सर्जिकल स्ट्राइक, आप पानी पी लीजिए, एयर स्ट्राइक पर नहीं है, आप दरअसल अपने मुद्दों पर बरकरार हैं। वो फिलहाल दिख नहीं रहा है, चिंता इसी बात की है। मैं आता हूं आपके पास। विकास जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे, मेरा आपसे सवाल ये है विकास जी, देखिए सर, बीके हरिप्रसाद हो, सैम पित्रोदा हो, इससे काम नहीं चलेगा कि उनकी निजी राय है, या इससे काम नहीं चलेगा कि ये हमसे संबंधित नहीं है। ये सैम पित्रोदा को तो थिंक टैंक कहा जाता है, राहुल गांधी के कितने नजदीक है, वो किसी से छिपा भी नहीं है। सवाल इस बात पर उठ जाता है सर, जो बार बार उठ रहा है वो ये कि देखिए सर, इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का समर्थन हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि एयर स्ट्राइक से पहले भी हमने दुनिया भर को अमराम मिसाइल हो या F-16 के टुकड़े हो, वो हमने दिखाया ताकि पूरी दुनिया को हम एक संदेश दे सकें कि ये वो सबूत है कि पाकिस्तान ने हमें हमला किया। आपको नहीं लगता इस तरह की बयानबाजी देश के खिलाफ जाती है, और पाकिस्तान जो छवि भारत की रखना चाहता है पूरी दुनिया में, उसमें अनचाहे तौर पर मदद आपकी तरफ से मिल रही है? मैं अनचाहे इस्तेमाल कर रहा हूं। आसिफ भाई, मैं आपकी पत्रकारिता को पुनः प्रणाम कर रहा हूं, और आप अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार बने जो लगातार कांग्रेस पार्टी को आप सर, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ी में जान लूं समझ लूं, मेरे लिए यही बड़ी बात होगा। और सुन तो लीजिए ना, मैं देखिए क्या होता है, कहां कांग्रेस वाले बोलना चालू किए नहीं कि उधर से बात चालू जाती थी। आप ही बोल लीजिए। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी बहुत बुरे चुनाव हार रहे। मैं आपको घोषणा करके बताना चाह रहा हूं, अभी कर्नल साहब ने कहा, रिटायर्ड कर्नल साहब ने कहा कि बुद्धिजीवियों को बुलाया जाए। निश्चित तौर पे बुद्धिजीवियों को बुलाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में भी हाल में ही छत्तीसगढ़ में ब्रिगेडियर, पूर्व रिटायर्ड ब्रिगेडियर यदु जी सम्मिलित हुए कांग्रेस परिवार में, तो निश्चित तौर पे ब्रिगेडियर यदु जी को बुलाना चाहिए था। उनका ओहदा और कद बहुत बड़ा है। उन्होंने बताया कि वो खुद सर्जिकल स्ट्राइक में थे, और उन्होंने ही इस सर्जिकल स्ट्राइक में सवाल उठाया है। तो दूसरी बात, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आप हरिप्रसाद जी को अलग करिए, सैम पित्रोदा को अलग करिए। विकास जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर आपके पास इस तरह की कोई भी गोपनीय जानकारी है, आप उसे मीडिया पर सार्वजनिक क्यों ना करें कि कौन सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल था, किसका क्या रोल था। सवाल पूछा था, नाम मत लीजिए सर, प्लीज। कांग्रेस को आप ये कह देते हैं कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ है। मैं उस कांग्रेस पार्टी से हूं जिसके एक भी प्रधानमंत्री ना जाके नवाज शरीफ की अम्मी के पैर पड़े, ना उस जाके सजदे किए जहां पर पाकिस्तान के संस्थापक थे। हमारे कोई भी प्रधानमंत्री कांग्रेस परिवार के कभी भी पाकिस्तान जाके सजदे नहीं किए हैं। लेकिन अभी जब 15 लाख पूछो तो सेना की बात करते हैं। हाँ, यही तो वो मुद्दे हैं सर, आप जिन पर बात करिए ना विपक्षी तौर पर। मैं आ रहा हूं आपके पास, वक्त मेरे पास कम है। कर्नल निखिल दीवान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको लगता है सर ये 3-4 दशकों में सियासत बहुत बदल गई है? 71 में अगर इंदिरा जवाब देती है पाकिस्तान को तो उन्हें अटल दुर्गा कहते हैं। 99 में अगर हमारी पीठ पर छुरा घोंपा जाता है तो कांग्रेस साथ खड़ी है अटल जी के कि आप दीजिए जवाब, हम आपके साथ खड़े हैं। ये सियासत 3 दशक में, 4 दशक में बहुत बदल गई है, और इतनी बदल गई है कि इस सियासत के लिए देश ऊपर नहीं है, अपने पॉलिटिकल हित ऊपर है। देखिए क्या है, आज सेना जो भी कार्रवाई कर रही है, भले ही वो 1947 हो या 62 हो, 65 हो, 71 हो, 26/11 हो, या कोई भी जो कार्रवाई कर रही है वो देश के लिए कर रही है। उस समय प्रधानमंत्री कौन था इससे हमें कोई तात्पर्य नहीं है, न रहेगा, क्योंकि सेना जो है हमारे सुप्रीम कमांडर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको कि हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि हमारे सुप्रीम कमांडर हैं, और उन्हीं की बातों को हम लोग मानते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जैसे कुछ बातचीत अभी जो हो रही थी कि इससे सेना का मनोबल लो होता है। अरे आपने सेना को क्या इतना कमजोर समझ रखा है कि छोटी मोटी चीजों पे उसका मनोबल गिर जाएगा? हमारे जैसे लीडर हैं उनके पास में, हम अगर सेना में अधिकारी बने हैं तो उस बेसिस पे हम उस बेसिस पे बने हैं कि हम में एक लीडरशिप क्वालिटी है, और वो लीडरशिप क्वालिटी हमने सियाचिन में दिखाई है, जम्मू कश्मीर में दिखाई है, सब जगह दिखाई है। सेना का हर अधिकारी सबसे आगे रह के लड़ाई लड़ता है, भले फिर वो किसी भी रैंक का हो। इसमें किसी ने अभी एक ब्रिगेडियर साहब का नाम लिया था। अब वो ब्रिगेडियर साहब ने अगर कोई पार्टी ज्वाइन की है तो पक्का वो इस देश के नागरिक है, उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की है तो वो उस पार्टी के ही रुख में बोलेंगे। पर आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है
कि क्या हम हर जगह सेना को ही लेके क्यों आ रहे हैं। और इस तरह की जो बातचीत हो रही है, ये एक बहुत नेगेटिव फीलिंग पूरे देश को लेके आ रही है। और हर एक चीज को मुद्दा बनाया जा रहा है। टाइम फ्रेम को अगर आप देखेंगे तो इट वाज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ एनी गवर्नमेंट, whether it would have been a government of X party or Y party, it happened. Somebody is blaming कि those पुलवामा जो अटैक हुआ था, that was a structured attack. ठीक, केजी पाटिल साहब, does it indicate that does it indicate that every political party is a vulture and they are thriving on deaths of people? मतलब जिस पार्टी ने ये बोला है वो अगली बार ऐसा अटैक करवा सकती है। मतलब आर दिस रिस्पॉन्सिबल पीपल ऑफ दिस कंट्री? ठीक है, मतलब सेना के जवानों उनकी शहादत पर इस तरह के सवाल कैसे उठाए जा सकते हैं कि ये सियासी साजिश हो सकती है? रामगोपाल यादव का जो बयान था, आपके पास सुरेश शर्मा जी, आखिरी 30 सेकंड से मेरे पास, एक मिनट। सुरेश शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है। सर कौन साहब, एक मिनट, कौन साहब एक मिनट। सुरेश शर्मा जी, अब मेरा आपसे सवाल है सर, क्या सियासी दल इस मुगालते में है कि सेना के शौर्य पर कोई फर्क पड़ेगा इस सियासी पूरी इस परिचर्चा से, इस सियासी नूरा कुश्ती से सेना के शौर्य पर कोई असर पड़ेगा? जैसे कौन साहब कह रहे हैं कि ₹1 का असर नहीं पड़ेगा। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है सुरेश शर्मा जी, देश में मुद्दों की बात फिर कौन करेगा? देखिए, मैं जो है सेना के वरिष्ठ अधिकारी सर का बिल्कुल सम्मान करता हूं और उनकी बात से अक्सर से सहमत हूं कि हमारी सेना का मोरल जो है वो राजनीति का घटियापन नहीं गिरा सकता। राजनीति नीचे गिर रही है और क्यों गिर रही है इसके बारे में मैं आपको सीधे सीधे एक बात कहना चाहता हूं। हो सकता है ये बात मेरी सीमाओं से बड़ी हो, लेकिन जैसा मैं समझता हूं, जैसा मैं अनुभव कर रहा हूं, जैसा मैं पढ़ रहा हूं, जो भारतीयता से या भारत से जुड़े हुए राजनेता थे उन्होंने दुर्गा कहने का साहस किया और उन्होंने 71 का युद्ध जीता और बांग्लादेश को अलग देश बनवाने की ताकत रखी। ये सब भारतीय लोग थे। आज चाहे सेम पित्रोदा हो, चाहे और हो, मैं बाकी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो राजनीति में काम कर रहे हैं, ये सारे लोग विदेशों में पले बढ़े हैं। इनका भारतीय विचार से कोई लेना देना नहीं है लंबा चौड़ा, इसलिए इनको तो विदेशी बातें ज्यादा समझ में आती हैं और ये पाकिस्तान की पक्ष ठीक है, इसीलिए विदेशी अखबारों का हवाला देकर सवाल उठाए जाते हैं बिना ये जाने कि उसका भावनाओं पर और जनता पर क्या असर पड़ेगा। इस पर दोनों पार्टियों को सोचने समझने की जरूरत है। यहां बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, कर्नल निखिल दीवान, विकास तिवारी जी, अशोक बजाज साहब, सुरेश शर्मा जी, केजी पाठक साहब, संगीता शर्मा जी और मृगेंद्र सर भी हमारे साथ थे। दो बातें बहुत अहम है। सबसे पहले, सेना को यह समझना चाहिए कि सियासी दल उनका साथ दें, उनके नाम पर सियासत करें ना करें, सबूत मांगे, सेना को इससे फर्क नहीं पड़ता। सेना को समझना बस ये चाहिए कि देश का एक सच्चा नागरिक, एक सच्चा देशवासी हमेशा से उसके साथ था, हमेशा से उसके साथ है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी हमारी सेना के साथ हैं और लोगों को यह समझना चाहिए कि सेना अपना काम कर रही है। आतंकियों ने हमला किया तो सेना उन पर कार्रवाई करेगी, निश्चित तौर पर करेगी। हमने पहले भी किए हैं। अब वो पहले उसका ग्लोरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ, उसका प्रचार हुआ है कि नहीं हुआ, एक अलग मसला है। लेकिन सियासी दल जिस काम के लिए हैं, आपके विकास के लिए, क्या वो हो रहा है? क्या आप असल मुद्दों को छिपाकर चीजों को दूसरी हाईलाइट किया जा रहा है? और तीसरा, जो विपक्ष है, क्या वो आपके सवालों को मजबूती से रख रहा है? इन सब को सोचकर वोट करिएगा जरूर।